अच्छा जुबैर साहब, ये आईनी तरमीम पहले तो था कि बहुत ज़्यादा इसका जोर हुआ, फिर ये रुकी भी। आप इनको देखते कैसे हैं कि आईनी तरमीम, क्या आईनी अदालत की ज़रूरत महसूस होती है आपको, या इसमें हुकूमती बदनीति जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी के सेटअप के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं क्यों आईनी तरामीम को अपोज करना हर एक का, सिर्फ पीटीआई का काम नहीं, मेरा ख्याल है हर एक को अपोज करना चाहिए। एक तो सब्सटेंस के हवाले से कि क्या है वो आईनी तरामीम, और दूसरे टाइमिंग के हवाले से उससे बदनीयती भी पता चलती है कि जी आप इस वक्त क्यों कर रहे हैं, आप 6 महीने पहले आपने क्यों नहीं की थी, आपके जब 16 महीने थे आपने उस वक्त क्यों नहीं की थी। अगर ये 2008 का एक अनफिनिश्ड एजेंडा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, तो फिर 16-17 साल तक क्यों नहीं की थी, और 6 महीने के बाद क्यों नहीं हो सकती। जब आपको सब इस नज़र से देख रहे हैं कि जी आप पर आपकी नीयत पर हमें शक है, तो आप 6 महीने आगे करते हैं, आपको कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। क्यों हुकूमत की बदनीति से ही क्यों इसको साथ जोड़ा जा रहा है? यानी क्या इसमें यह भी तो हो सकता है कि इसमें कोई पॉजिटिव कुछ चीज़ हो, जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं कि आईनी अदालत होना ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, पूरी दुनिया में ये सिस्टम वर्क करता है। आप कह रहे हैं कि टाइमिंग की वजह से? नहीं, दो चीज़ें हैं, एक तो टाइमिंग बिल्कुल गलत टाइमिंग है और उससे बदनीति पता चलती है, और दूसरा उसका सब्सटेंस, उसमें क्या कुछ है। टाइमिंग जाहिर सी बात है इस वक्त हुकूमत को, जो सबको पता है, मुझे, आपको, हर बच्चे को, हर शख्स को पता है पाकिस्तान में कि हुकूमत एक आइनी अमेंडमेंट करने जा रही है, और आइनी अमेंडमेंट इसलिए करने जा रही है क्योंकि एक चेंज हो रहा था जो कि पिछले 25, 26, 27 साल से एक प्रैक्टिस और एक कानून के तहत चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस हल्फ उठाते थे, और वो होता था सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस। सबके डेट्स किस दिन किस साल में कौन चीफ जस्टिस बनेगा, वो आज अगर 2010 में बैठ के हम देखते तो सब उसी के हिसाब से आ रहे थे। अब अगर आपने उसको चेंज करना है, क्योंकि चेंज आप हमेशा अमेंडमेंट्स होती हैं चेंज करना, तो उसका टाइमिंग जो है वो इस वजह से ख़राब है कि जस्टिस फायज़ ईसा जो हैं वो समझे जाते हैं और सबके सामने आया है कि वो हुकूमती जो पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पीटीआई को तबाह करने के लिए तैयार हैं। जैसे उन्होंने बल्ले का जो फैसला था जनवरी 2024 में इलेक्शन में, उनको एक पार्टीलेस डिक्लेयर कर दिया, और फिर जब जुलाई में फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों का, तो उसमें फिर उन्होंने 8 जो जजेस ने एक फ़ैसला दिया उसके अगेंस्ट गए, बावजूद उसके कि वो ख़ुद ये कह रहे थे, खुद उन्होंने ये माना कि जी जो जनवरी का फैसला था बल्ला वापस लेने का, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की थी इलेक्शन कमीशन ने। तो उसकी अगर गलत इंटरप्रिटेशन की थी तो उसके तो दो ही नतीजे निकलते हैं। एक ये कि इलेक्शन की इंटीग्रिटी कहाँ गई, कि जी उन्होंने कहा हमने तो कहा ही नहीं था कि इनको आप इंडिपेंडेंट लड़ने दें, हमने तो सिर्फ ये कहा था बल्ला ना लें लेकिन पीटीआई के नाम पर लड़ने दें। अब जब लड़ने नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने, गलत इंटरप्रिटेशन की, तो तमाम इलेक्शन एक्सपोज हो जाता है। तो उसको बजाय कि उसको ठीक करते, वो फिर मखसूस नशिस्तों में फिर कह रहे नहीं इसको नहीं मिलना चाहिए पीटीआई को। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जिस तरह 63A का हमने देखा है कि एक चूँकि अमेंड्स करनी थी, चूँकि एक तलवार थी कि जी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो 2022 में जस्टिस उमर बंदियाल ने जो फैसला दिया था उनकी कोर्ट ने, तो उसको आपने बदलना था, ताकि क्योंकि आपको उन लोगों को जो पीटीआई के मुनर्रफीन हैं उनको वोट के लिए राज़ी करना था, और ये बताना था कि आप फिक्र नहीं करें, आपका वोट काउंट होगा और फिर हम बाद में देख लेंगे, आप डोंट इवन वरी फॉर दी डिस्क्वालिफिकेशन। अब आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस मरून मिन्नत हो गए ना, सबसर्वियंट हो गए, ताबे हो के हुकूमत के वज़ीर आज़म के। तो वज़ीर आज़म किसको बनाएंगे इस मुश्किल मरहले में? चीफ जस्टिस उसको बनाएंगे जो कि हुकूमत के लिए बिल्कुल राज़ी होगा हर फैसला देने के लिए। आज की बात नहीं, आइंदा भी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं अवाम के, उस पर कतगन लग रही है। मैं जो समझा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी सारी तरामीम के बाद अगर ये इसी तरह ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जी बिल्कुल। और एक हमारी तारीख भी है ना, जब जिसको हम इंडिपेंडेंट भी कहते हैं जुडिशरी, एक तो हमारा ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जस्टिस मुनीर से लेके और जस्टिस काजी फायज़ ईसा तक एक इतनी लॉन्ग हिस्ट्री है
जिसमें ऐसे ऐसे फैसले आए हैं कि मेरा ख्याल है और दुनिया के किसी मुल्क में नहीं आए होंगे। तो अगर तो हमें ठीक करना है अपना आइन, तो चेक्स एंड बैलेंसेस को और ज़्यादा सख्त करना चाहिए, ताकि किसी के लिए भी, आज जिस तरह इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई दबाव ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन बात उनकी सुन रहा है जिनके पास कानून में कोई ऐसी है ही नहीं करने के लिए। 8-2 का फैसला आके उन्होंने कहा नहीं हम इम्प्लीमेंट करते, अब इसका क्या कर सकते हैं। तो इसमें तो कानून को आप और सख्त करें कि ताकि आप सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी पावर्स दें जो कि इनके ऊपर कोई केस फाइल कर सके, इनको आर्टिकल 6 लगा सके, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि जी सुप्रीम कोर्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं कोई मानेगा तो फायदा क्या है। हाउ डू वी गो फॉरवर्ड। क्या देख रहे हैं सूरत हाल अब पाकिस्तान में? तो मईशत की बहाली का कुछ सफ़र कहा जा रहा है कि शुरू हो चुका है। IPPs के साथ माहिदों की खबर आई है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि सालाना 411 अरब रुपए बचेंगे। सऊदी वफद आया हुआ है, आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक जहां हमारी जब PDM की हुकूमत ने अप्रैल 2022 में हुकूमत संभाली थी और उसके बाद बतदरीज जो पाकिस्तान की मईशत के उसके बाद 16 महीने में हालत हुई थी, किसी भी मईशत के इंडिकेटर के हवाले से, महंगाई में, बेरोज़गारी में, गुर्बत में, कर्ज़ों में बेपनाह इजाफे के हवाले से, हर एरिया में, तो वो इतना रॉक बॉटम हमने हिट कर दिया था, जिसको कहते हैं ना, उससे नीचे जा ही नहीं सकते थे। तो अगर 35%, 36% महंगाई कंसिस्टेंटली हो रही थी, तो उधर से जब आप वापस थोड़ा सा रीज़नेबल कुछ करेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट ही नज़र आएगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मईशत हमारी अभी पॉजिटिव ट्रेंड पर शुरू हो गई है, तो वो इस वजह से नहीं हुई है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो होते हैं एक ग्रोथ का होता है, जिसकी बिना पर आवाम को रोज़गार मिलता है। वो अभी तक ग्रोथ अभी तक आई नहीं है। और मुश्किल ये है कि ग्रोथ लाने के लिए आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क इस तरह से होता है कि आप इकॉनमी अपनी ओपन करेंगे तो इंपोर्ट्स को ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है नहीं, तो इस वक्त भी हम रुक रुक के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मईशत जाहिर सी बात है बहुत बुरी हाल में है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पिछले साल इस वक्त के मुकाबले में तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है। लेकिन ये इस वजह से इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है कि पहले नीचे जो गई थी तो वहाँ से तो थोड़ा बहुत हमने इम्प्रूव ही करना था। अगर हम अपने कर्ज़ों की हालत देख लें और पावर्टी की फ़िगर्स देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट की फ़िगर्स देख लें, तो अभी भी आपको वो जो सीरियस चैलेंजेस हैं मईशत के हवाले से वो आपको नज़र आएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख लें, 50 साल में इतनी कम इन्वेस्टमेंट रेशो कब नहीं था जितना आपने सऊदी डेलीगेशन की बात की है। आपने देखा होगा कि हमारे वज़ीर आज़म काफ़ी दफ़ा सऊदी अरेबिया गए हैं, वहाँ से भी डेलीगेशंस आए हैं, बिज़नेस ही के हवाले से आए हैं। लेकिन बावजूद इन सब कोशिशों के 50 साल की सबसे कम तरीन सतह पर हमारा इन्वेस्टमेंट रेशो है इस वक्त। सो देयर आर सीरियस चैलेंजेस। लेट्स होप कि ये जो थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, इसमें कोई तेज़ी आए तो फिर आगे जाके पता चलेगा कि हम इस मुश्किल से निकल गए हैं। इस वक्त तक अगर मैं सम अप करूं, हमारी जो मईशत है वो, उसका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हमारी मईशत डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट है लोन्स पर और रोल ओवर्स पर। रोल ओवर्स जो हमारे दोस्त ममालिक के पैसे यहाँ पड़े हैं, हर साल हम उनको कहते हैं कि जो अभी पड़े हैं उनको और 1 साल के लिए रोल ओवर करते हैं, तो उस पर डिपेंडेंट है हमारी इस वक्त।